अगर आप रीसा साहब इजाजत दें तो डॉक्टर फरक सलीम साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट है। मैं डेफिनेटली आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब बड़ा बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर, ये आपने शौकत तरीन साहब की तकरीर सुनी, तो अब आप ये फरमाइएगा कि ये जो इनका एजेंडा है उससे कोई फायदा होगा? देखिए चौधरी साहब, पिछले 2 या 3 दिन में वजीर खजाना साहब का एक जो सियासी रुख सामने आया है, यानी कि उन्होंने एक दिन पहले पार्लियामेंटेरियंस के पास गए, जो अपनी माशी ख्वाहिशात थी वो उनके साथ शेयर की। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पीपल्स पार्टी के पास भी जाएंगे, PMLN के पास जाने को तैयार हैं, और एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा जो है उस पर उनको वो माइल करेंगे, कायल करेंगे और अग्री करेंगे। तो सियासी रुख तो बड़ा खूबसूरत सामने नजर आता है। जो माशी पहलू है उसमें क्या वो ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशें हैं और हर ख्वाहिश से जो है वो दम निकले, टाइम वजीर खजाना साहब के पास है नहीं। अभी कुछ महीनों में आप देखेंगे कि इलेक्शन सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसके दौरान जो सिविल हुकूमतें हैं वो कोई भी सख्त किस्म का इकदाम उठा नहीं सकती। ख्वाहिशात उनकी बेशुमार हैं, तिजोरी खाली पड़ी है, पैसा है नहीं। चौथी बड़ी कमजोरी है, मुझे कहीं टीम नजर नहीं आती जो ये काम करेगी। और अगर वो सेनेट का इलेक्शन नहीं जीतते या उनके लिए कोई सीट खाली नहीं होती तो वो 6 महीने बाद घर भी चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये जो चीज आपने कही, ये इतना बड़ा गैर यकीनी का जो मैसेज है सरमायाकारों को जाता है कि आपने 6 महीने के लिए आप एक वजीर खजाना बना रहे हैं, और ये भी सामने रखिए कि जो पहले वजीर खजाना थे उनको हुकूमत नाकाम रही इलेक्ट करवाने में। हफीज शेख साहब इलेक्ट नहीं हो पाए, तो अब ये भी अगर इलेक्ट नहीं हो पाए तो 6 महीने के बाद कोई एक और नया वजीर खजाना आएगा। फिर एक और चीज देखिए कि मुझे महसूस ऐसा हुआ आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हमारे नए वजीर खजाना साहब जो हैं किसी के साथ भी एक पेज पे नहीं। जब उनसे नैब के मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि स्टॉप डिगिंग, यानी कि अब आप मुल्क को आगे लेके बढ़ें और पीछे को जो हुआ वो भूल जाएं। अब वजीर आजम साहब जो हैं वो तो भूलने को तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे वजीर खजाना साहब और हमारे वजीर आजम साहब एक पेज पे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी वज़राए खजाना आए हैं उन्होंने मईशत का बुरा हाल किया है, जिसका मतलब ये है कि नए वजीर खजाना साहब जो हैं वो पुरानी जितनी भी माशी टीमें हैं पुराने 3 वज़राए खजाना से इत्तफाक नहीं कर रहे, वो इत्तफाक नहीं कर रहे, एक टीम पे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे। IMF से हम ये एग्री कर चुके हैं या पुरानी वाली टीम एग्री कर चुकी है, इसका मतलब है कि वो IMF के साथ भी एक पेज पे नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो एक जाल फैलाना चाहते हैं वेयर हाउसेस का पूरे मुल्क के अंदर, जो उनका सोल्यूशन है महंगाई का। हम तो पंजाब के अंदर वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदा कर चुके हैं कि जो ऑलरेडी पैस्को के गोदाम हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। तो वजीर खजाना साहब वर्ल्ड बैंक के साथ भी एक पेज पे नहीं है। तो ये बड़ी तकलीफ और नहीं, आपका क्या ख्याल है कि आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो एक फिक्शन है, रियलिटी नहीं है? देखिए मेरे पास मुझे यकीन है कि वो उनकी चाहत है, उनकी नीयत है, वो वाकई में ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म के चैलेंजेस उनके इर्द गिर्द हैं, जिस किस्म की रेस्ट्रेंट्स हैं, जिस किस्म के कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे तिजोरी खाली पड़ी हुई है, तो मामला देखिए ये कोई खोखा नहीं है, कोई दुकान नहीं है, ये वजारत खजाना है और इसको चलाने के लिए पहले आप एक टीम तश्कील देते हैं, वो फेज 1 होता है। आपका ख्याल ये है कि जो कुछ उन्होंने फरमाया आप उसको बाय करने के लिए तैयार हैं? देखिए अब जो पेचीदा किस्म की इस्तिलाहात हैं इकोनॉमिक्स की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 22 करोड़ पाकिस्तानी सिर्फ 2 या 3 सवाल पूछते हैं कि क्या आटे की कीमत नए वजीर खजाना साहब जो हैं, जो 75 रुपए पे चली गई, 100% बढ़ गई, वो कम होगी? क्या चीनी की कीमत जो 100 से पार हो गई है वो कम होगी? क्या बिजली का रेट जो 3 साल पहले 11 रुपए यूनिट था अब वो 25-26 पे चला गया, क्या वो कम होगा? तो ये तीनों चीजें तो मेरा ख्याल है कि कम होने वाली नहीं है। तो जो मजबूरी बोझ है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, उसमें कहीं कमी आती नजर नहीं आती। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज साहब ये फरमाइए सर, ये जो फुटबॉल का मैच है कुछ अर्से के लिए बंद नहीं कर सकते 6 महीनों के लिए? वो कायरा साहब ने आपको मशवरा दिया। अच्छा मैं भी एक बात बताता चलूं। एक गांव में एक बुजुर्ग थे, वो एक महफिल में बैठे थे, तो वहाँ के जो जवान थे
वो एक ही बात कर रहे थे, और वो बात क्या थी कि मैंने कैसे कामयाब होना है, पैसे कैसे कमाने हैं, ओहदे रुतबे की बातें थी। तो वो बुजुर्ग एक वाक़े गमी खुशी में दूसरे गांव गए, वहाँ पे बुजुर्गों के साथ बैठे तो बुजुर्ग कुछ और बात कर रहे थे, तो ये बुजुर्ग शुरू हुए कि जी मुस्तकबिल का सोचो, कारोबार का सोचो, अपना आप सोचो। तो वो दोस्त बड़े परेशान हुए कि जी हम तो आपके साथ जब बैठते थे तो आप तो ये बात नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जवानों के साथ बैठा तो दे से नथिंग इज गुड और बैड, इट इज द थिंकिंग विच मेक्स इट सो। जिनके जेहन में फुटबॉल का मैच, जिनके जेहन में वो चीजें जो जात से रिलेटेड है, अपनी मफादात, साहब यही कह रहे हैं, सुन तो लेना, तो वो भी कह रहे हैं फुटबॉल मैच बंद करना पड़ेगा। देखिए असल में हो क्या रहा है, पहले दिन से हम स्टार्ट लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की कौम के पार्लियामेंट से बाहर, सबने अप्रिशिएट किया, पार्लियामेंट आए, बोलने नहीं दिया। पार्लियामेंट में हर लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हिंदुस्तान के अलावा अपने लोगों की बड़ी अच्छी तकरीर की, मुझे बोलने एक दफा अपोजिशन ने वजीर आजम साहब की शान में गुस्ताखी, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए कायरा साहब, आप बहुत सीजन्ड डेमोक्रेट हैं, आप मेरे बड़े हैं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उलझूं आपके साथ, मेरी ये तरबियत नहीं है, और आपने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। लोगों को आखिरी अशरा है, लेट्स एजुकेट द मासेस। आप बोलते रहे, मैं चुप था। अब अगर मुझे आप नहीं बोलना दे रहे तो फिर आप बात कर ले, मैं चुप रहता हूं। मैं ये कर सकता हूं कि दफन करें सर, आगे चले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया कश्मीर पे 5 अगस्त 2019, बात क्या हुई मुझे बताएं। एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी टीम प्लेयर्स तमाम स्पीकर के साथ मिलते हैं, मेंबर्स, उन पार्लियामेंट्री, चाहे उसमें ये चीजें रिजॉल्व नहीं होनी चाहिए थी कि पेरोल पे आना है नहीं आना, डिलिबरेटली डिले हुआ, क्या मैसेज गया। फैटफ पे अगेन सारी चीजें, क्या जरूरत थी 30+ डिमांड्स करने की, रात को 2 बजे तक स्पीकर हाउस में, क्या ये इनकी और पीपल इनकी तमाम टीम प्लेयर्स नहीं बैठे। मेरा आज सवाल ये है कि पाकिस्तान इनका भी है, हमारा भी है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा कि मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, मैं वेलकम करूंगा। नैब के लिए रिफॉर्म्स हैं, पार्लियामान के अंदर होंगे, ये नहीं आते। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में ये अंदर नहीं आते। फिर सबसे बढ़कर कि नेशनल सिक्योरिटी, जब अब ये TLP का जो हुआ तो नामूस रिसालत के हवाले से तमाम चीजों में कंसेंसस आना चाहिए। अब इन चीजों में अपनी हर चीज के साथ ये जोड़ देते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी। वैसे मैंने कायरा साहब से जवाब लेना कि अफरीद साहब, इशू ये है कि जब मुराद सईद साहब को आप खड़ा करके कहेंगे लो तकरीर करें, और वो स्टार्ट ही चोर से करेंगे, और आप फवाद चौधरी साहब ने, मुझे बताएं, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है अपोजिशन से, खत्म हो गया, बाकी भी खत्म हो जाएंगे। आपको पता है मुराद सईद और उनकी वालदा, उनके वालिद, उसका खानदान, उसके हवाले से जो अल्फाज अपोजिशन इस्तेमाल करती है, इखलाकी जुर्रत हम क्या आने वाली नस्लों को तरबियत दे रहे हैं? क्या ये सीजन पॉलिटिशियन उनको नहीं समझा सकते, कुछ मेंबरान को, कि ये जो अल्फाज और ये जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, ये मैं आपको खुदा की कसम चाहिए साहब, आपके प्रोग्राम, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है आने वाली नस्लों के साथ। ये पार्लियामान में जो अल्फाज की अदायगी है और ये जो पर्सनल कैरेक्टर एसोसिएशन, इट इज बिलो द बेल्ट एंड इट नीड्स टू बी रिजेक्टेड एंड डिस्कार्डेड एट ऑल लेवल। कायरा साहब, आपको पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा सर। अफरीद साहब कह रहे हैं कि आपने अगर रिफॉर्म्स करनी तो आपको पार्लियामेंट के अंदर आए सर, बोलने क्यों नहीं देते सर दूसरों को आप लोग? भाई साहब, एक तो अफरीदी साहब गुस्सा कर गए। मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि वजीर आजम साहब से कहे अब माफ कर दे इस बात को। एक दफा उनकी शान में गुस्ताखी अपोजिशन ने कर दी, वो तशरीफ लाए थे ऐवान में और कुछ तल्ख बातें हो गई। हालांकि वजीर आजम साहब खुद और उनकी जमात जब अपोजिशन में थे तो ये वजीर आजम के साथ क्या क्या कुछ नहीं करते रहे, और क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, और क्या क्या घेराव नहीं करते रहे, ये एक तारीख है। लेकिन अब वो कौम को माफ कर दे, और 3 साल हो गए अभी उस एक दफा की गुस्ताखी से वो बाहर नहीं निकल रहे, उनकी पूरी जमात। दूसरी गुजारिश है, पौने 3 साल तकरीबन 3 साल ही होने, पौने 3 साल पहले। सो गुजारिश ये है चाहिए साहब। दूसरी बात यह है कि फैटफ के ऊपर 7 कवानीन पास हुए, 2 कौमी असम्बली से ब्लॉक हुए, और उस पर भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो था वो वाज़ेह था, उस पर कोई शक वाली बात नहीं। हमने कोई उस पर एनआरओ नहीं मांगा था। जो तजावीज़ आपने मांगी उसमें से बहुत सारी तजावीज़ वो थी जो इनकॉर्पोरेट हो गई, जो आप कहते हैं ना 34 किसी वक्त इस पर भी बात कर लेंगे। तीसरी गुजारिश ये है, जावेद चौधरी साहब, आपको जवाब मिल गया कि शौकत तरीन अपना एजेंडा मुकम्मल कर पाएंगे,
क्या वो पॉलिटिकल हार्मनी पैदा कर सकेंगे? अभी इस प्रोग्राम के अंदर ही आपको समझ आ गई होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक आप अपने माहौल, देखिए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि शॉर्टकट। हफीज साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने लूट मार की उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कह रहे हैं जवाब देने से पहले मैंने एक ब्रेक लेनी, अगर आप इजाजत दें तो छोटी सी ब्रेक। एक सवाल मुझे पूछ लेने दें, आपने 3 साल में किसको पकड़ के क्या निकाल लिया? कहां गए आपके 200 अरब के डॉलर के दावे? कहां गए आपके नैब? आपने पकड़ के 3 साल। मैं रिस्पॉन्ड करता हूं ब्रेक के बाद। ठीक हो, ठीक है, ब्रेक एक ठीक। वैसे खुशी शाह साहब अभी तक अंदर है सर, एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा।